नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ का अपडेट लेके हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था, इस कंपनी के ऊपर कोई भी अपडेट आए तो प्लीज़ एक बार शेयर करिएगा। तो चलो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगा, तो सारी चीज़ों को आप वेरीफाई करिए, आपके एडवाइज़र के साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर सबसे बड़ा एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे करने वाला हूँ। तो टाटा मोटर्स के ऊपर जो अपडेट है वो ध्यान से आपको इस चीज़ों को देखना होगा कि टाटा मोटर्स टू यहाँ पे देख सकते हैं गेन मार्केट शेयर इन डोमेस्टिक। आप देख सकते हैं पीवी उसके साथ जेलर, जो जेलर एंड पीवी का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी एक अलग लेवल का ग्रोथ किया है। वो किस तरीके से ग्रोथ है आप देख सकते हैं। वी एक्सपेक्ट जेलर वॉल्यूम ग्रोथ 24% ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड 6% ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 2025 के हिसाब से। तो कंपनी की अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है जेलर के ऊपर। और एक बड़ी बात आपको बता दूं, टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। इसका खुद का बिजनेस जो है उसको डीमर्ज किया जाएगा। डीमर्ज मतलब टाटा मोटर्स जो पैसेंजर व्हीकल्स है और जो हेवी व्हीकल्स है दोनों सेक्टर को अलग अलग करेंगे। दोनों सेक्टर का अगर अलग अलग कर दिया तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो आज जितना है वो उतना नहीं रहेगा, क्योंकि टोटल पैसेंजर व्हीकल्स और हेवी व्हीकल्स को मिलाकर कंपनी का टोटल मार्केट कैप देखने को मिला था। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक वीकनेस पॉइंट यहाँ पे ये लगा कि दोनों सेक्टर को कंपनी अलग कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर होने वाला है, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल्स के मेजर जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है वो जेलर और लैंड रोवर्स के ऊपर आ रहा है। और जेलर और लैंड रोवर्स के ऊपर बहुत सारा अभी भी दिक्कत है, क्योंकि वो लग्जरीज प्रोडक्ट है, वो गाड़ियाँ लग्जरीज गाड़ियाँ है, वो उतना ज़्यादा मार्केट में कितना सस्टेन कर पाएंगे। इतनी ज़्यादा ब्रांड्स है, जैसे मर्सिडीज है, साथ ही साथ देखा जाए तो बीएमडब्ल्यू है, साथ ही साथ और भी कितने सारे लग्जरीज गाड़ियां हैं। तो उसके साथ टक्कर लेना इतना आसान नहीं होगा टाटा मोटर्स के लिए। फिर भी टाटा मोटर्स जेरर और लैंड रोवर के एक अलग लेवल का मार्केटिंग किए, जिसके चलते कंपनी का पैसेंजर व्हीकल में एक मोनोपोली जैसा इंजॉय करते हैं जेलर के ऊपर। अभी देखिए हेवी व्हीकल्स के ऊपर इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भी गाड़ियां बेचते थे वो है कोई भी ट्रक्स ज्यादा से ज्यादा बेचा जाता था, वो टाटा मोटर्स के माध्यम से। तो दोनों को अलग किया जाएगा तो टाटा मोटर्स के ऊपर जितने सारे शेयर होल्डर है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। जो लोग टाटा मोटर्स के ऊपर पहले से निवेश करके रखे तो उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। तो वो कब मिलेगा, कब डिमार्च किया जाएगा, वो अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं है। तो जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है वो रेवेन्यूज के बारे में बात करूं। आप देखिए इंडिया में कितना बिजनेस कर रहा है 32%, यूएस में कितना 15%, और अदर्स में कितना 15%, चाइना में 13%, और यूरोप में कितना 12%, और यूके में 9.58%। मैं एक चीज आपको बता दूं, चाइना में जो गाड़ियां बेचा जा रहा था, मतलब जो जगुआर और लैंड रोवर का जो गाड़ियां बेचा जा रहा था चाइना में, उस जगह पे कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम होने के कारण टाटा मोटर्स ने क्या किया, सारे गाड़ियों को वो कंपनी के सर्विसेज सेंटर में लेके आए और उसके बाद सर्विसेज करके उस सारे चेंजेस करके वो फिर से रीसेल किया। तो ये ऑब्वियसली टाटा मोटर्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स है। आप खुद ही देख लीजिए जैगुआर एंड लैंड रोवर के ऊपर ही कंपनी का बिजनेस सबसे ज्यादा टिके हुए है। 69% बिजनेस इसी के ऊपर टिके हुए है। बाकी देखिए व्हीकल्स जो कंपनी का पैसेंजर व्हीकल्स है उसमें 11%, और बाकी कमर्शियल व्हीकल जो है उसमें 18%। तो कमर्शियल व्हीकल को इसलिए अलग करना चाहते हैं कंपनी के बिजनेस को और भी ज्यादा सस्टेन कराने के लिए, और भी ज्यादा इस सेक्टर के ऊपर स्पेंडिंग करने के लिए कंपनी के प्रोमोटर ने इस तरीके से डिसीजन लिया, कंपनी के मैनेजमेंट ने इस तरीके से डिसीजन लिया। बाकी देखिए कंपनी का डिसीजन कुछ अलग है। हम लोगों को इतने छोटे दिमाग में इतने सारी चीज नहीं आएगा। हम लोगों को ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, क्या सही में उसको पर्सपेक्टिव व्यू से देखा है तो कंपनी ठीक ठाक चल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन अलग लेवल से बन सकता है। बाकी देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर मैं एक चीज बता, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 3,50,000 करोड़ के आसपास है, और ये 3,50,000 करोड़ के जो मार्केट कैप है वो अभी नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब स्प्लिट किया जाएगा तो कंपनी का, सॉरी स्प्लिट मतलब जब कंपनी को डिमर्ज किया जाएगा तो अलग अलग सेक्टर पैसेंजर व्हीकल और जो हेवी व्हीकल्स को डिमर्ज किया जाएगा तब इसका मार्केट कैप यहाँ पे कम हो जाएगा। तो बाकी देखिए कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे अच्छा लगा, कंपनी इतने दिनों से जो कंपनी का सेल्स कर रहा था उसमें कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो रहा था, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में नेगेटिविटी आया था। मगर कंपनी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी भी पॉजिटिव में देखने को मिला, और इस बार तो सारे सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। डबल से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसको अगर कंटिन्यू करे तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिलेगा। कंपनी ये भी कमेंट किया है
कि 2030 के अंदर कंपनी का जो कर्जा है, सॉरी 2025 के अंदर कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर लेके आएंगे, और 2030 के अंदर अंदर कंपनी जीरो जीरो डेप करके दिखाएंगे। तो देखिए, टाटा ग्रुप जब भी कोई कमेंट्स किया है तो वो कमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जी जान लगा देते हैं, आप तो सभी जानते हैं। तो उस हिसाब से मैं टाटा मोटर्स के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ। मैं पहले बहुत पहले से एक एंटी लेकर रखा हूँ, एक कापुई 100 का, तो इस लेवल में मेरा एंटी है। और मेरा टारगेट एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, करीबन 1140 के आसपास। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब से इस एंटी हुआ था तब से लेकर, और देखिए किस तरीके से धीरे धीरे करके वो ग्रोथ हो रहा है। और मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, 89% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर 89% के आसपास टारगेट मिले तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे हैं, तो सॉरी, एक 1 लाख रुपया इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसको 89,000 के आसपास को उसको रिटर्न मतलब अमाउंट रिटर्न मिलेगा। तो एक अच्छा खासा रिटर्न ग्रोथ यहाँ पे मिलने का चांसेस है। बाकी देखा जाएगा कब रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मेरा टाइम पीरियड बहुत लंबा है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, कोई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है IRCTC। देखिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म जो कॉर्पोरेशन कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए, एक थिंकिंग अलग होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला। क्योंकि इंडिया में जितने सारे मतलब ट्रेन्स है, उसमें एक मोनोपोली जैसा बिजनेस यही कंपनी एंजॉय करता है। क्योंकि टिकट बुकिंग करना है तो IRCTC के माध्यम से करना पड़ेगा, और खाना अगर ऑर्डर करना है तो IRCTC के माध्यम से करना पड़ेगा। तो एक मोनोपोली जैसे बिजनेस कंपनी क्रिएट करके रखे है। कोई भी वाटर बॉटल भी ट्रेन में ऑर्डर करना है तो आपको इसी कंपनी का देखने को मिल जाएगा। हाँ, आप कहेंगे सर ट्रेन में तो बहुत मतलब बहुत जो जो लोग वाटर का बॉटल बेचते हैं, तो अलग अलग कंपनी के वो बेचने को देखने को मिल जाते हैं। हाँ देखिए, वो लोग स्टेशन में आपको बेचता हुआ देखने को मिलेगा, मगर आपको ट्रेन के अंदर अगर कोई भी ट्रेन रनिंग सिचुएशन में अगर कोई भी वाटर का बॉटल चाहिए, क्या वो मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इस बात को आपको याद रखना होगा। बाकी मैं ज़रूर कहूँगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज़्म जो है एक मोनोपोली जैसे बिज़नेस एंजॉय करता है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है आपको हमेशा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में दिखेगा। जो कंपनी सिर्फ 200-250 करोड़ के आसपास था, वो 500 करोड़ बना, उसके बाद 900 करोड़ बना, आज 1100 करोड़ तक बन चुके हैं। और एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफ़िट 78 करोड़ से 200 करोड़ बना, 256 बना, अभी 300 बना। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। और बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेस्ट तरीके से एक इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा इन्वेस्टर के तरफ से। तो जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश व्यू रखता हूँ। और जो कंपनी के ऊपर मुझे एंट्री लेवल मिला, तो एक पैटर्न्स के हिसाब से देखा है तो मुझे कप विद 100 पैटर्न्स मिला, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 38%, जो प्रीवियस इसका स्विंग हाई है, इसका लाइफ टाइम हाई है, उसी लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बना है। तो हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही जाएगा, परसों जाएगा, टाइम लग सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा जर्नी कब बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक जर्नी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो IRCTC के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मेरा पहले से ही एंटी है, तो जब तक मुझे टारगेट ना मिले तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा अपडेट आपको देता रहूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हैप्पी स्माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए, हैप्पी स्माइंड एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो कंपनी एक IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और IT इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, उनमें से दो कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। एक लार्ज कैप कैटेगरी और दूसरा मीडियम एंड स्मॉल टाइप कैटेगरीज। तो दोनों कैटेगरीज के ऊपर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। और हैप्पी स्माइंड जो है वो छोटा सा कंपनी, 11,400 करोड़, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, वो देखेंगे तो कंपनी का अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा सेल्स का ग्रोथ, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है बाकी कंपनी से कंपेयर करूँ तो। और कंपनी का जो डेप्थ है वो कम ही है, कोई बात नहीं। कंपनी का तो 0.39% का डेप्थ है, मतलब इस डेप्थ को वो इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट को मेंटेनेंस करके प्रॉफिट को हर साल ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला, तो उस कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और रही बात इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर, तो कंपनी के जो बिजनेस कैपेसिटी है, आप देखेंगे तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्लाउड बेसिस के ऊपर 43%, और सास के ऊपर आपको 26%,
और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टूल्स के ऊपर 12%, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के ऊपर 9%, और मतलब आईओटी के ऊपर 4.3%, एंड अदर्स के ऊपर 3.9% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कंपनी का सबसे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर 52%, और डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर 29%, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के ऊपर, सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर 17% के आसपास कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो एक अलग लेवल का बिजनेस कंपनी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी हैप्पी स्माइंड के ऊपर मेरा कोई फ्रेश जो एंटी है वो एंटी अभी नहीं है, क्योंकि पहले एक एंटी बना था, एक रेंज बना था। उस रेंज के बेसिस में एक बाइंग कैंडल का रेंज बना था कंटिन्यूअसली। तो मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूं। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या बना, एक बाइंग रेंज बना। तो बाइंग रेंज बनने के बाद मैं इंतजार किया, जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो मैं एंटी लूंगा और हायर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे टच किया और एंटी भी, सॉरी, यहाँ पे टच किया और एंटी भी बन चुके। मैं थोड़ा सा आपको बना कर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एंटी बना, और देखिए कितने टाइम बनने के बाद यहाँ पे फाइनली टारगेट का अचीव किया। और ऑब्वियसली एक टारगेट अच्छा खासा मिला, एक 22% के आसपास टारगेट मिला, वो भी 6 मंथ के अंदर अंदर। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर फेस कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी एक शोल्डर बने, और शोल्डर यहाँ पे बन चुके हैं, अगर कप बने और उसके बाद एक हैंडल बने, और शोल्डर, हेड कम शोल्डर बने, तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने का सोचूंगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।